शर्मिला बहुत ही पुराने ख्यालात की औरत थी। उसका एक ही बेटा था, अरुण, और उसने अपने बेटे को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। शर्मिला के अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे, लेकिन एक दिन अरुण ने कुछ ऐसा किया कि शर्मिला के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। शर्मिला के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही शर्मिला दरवाज़ा खोलती है तो अरुण गले में माला डाले एक लड़की के साथ खड़ा था, जिसने एक चूड़ीदार सूट पहना था। और उन दोनों को देखकर शर्मिला कहती है, ये क्या मजाक है? तू इस लड़की के साथ क्यों आया है? और तुम दोनों के गले में ये माला क्यों है? अरे माँ, सब सवाल दरवाजे पर ही पूछ लोगी क्या? हम दोनों की आरती उतार कर हमारा स्वागत करो। ये है रेखा, आपकी बहू। तू पागल हो गया है या मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? मैंने तेरी शादी के लिए कितने बड़े बड़े अरमान देखे थे और तू किसी ऐरी गहरी लड़की के साथ शादी करके आ गया। माँ, आपको रेखा के लिए कुछ भी बोलने से पहले मेरा सामना करना होगा। मैं रेखा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता था कि आप इस शादी के लिए कभी नहीं मानोगी, इसलिए मैंने और रेखा ने आज ही कोर्ट मैरिज कर ली है। या तो इस घर में मैं और रेखा साथ रहेंगे या हम दोनों ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरुण की इस धमकी को सुनकर उसकी माँ शर्मिला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसको अपना मन मार कर रेखा को अपने घर में जगह देनी पड़ती है। लेकिन शर्मिला कोई भी मौका नहीं छोड़ती रेखा को एहसास दिलाने का कि उसका बेटा उसे बिना फेरों की शादी करके घर लेकर आया है। ऐसे ही एक दिन शर्मिला की पड़ोसन विमला उसके घर आती है और कहती है, अरे शर्मिला, नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो रख ले। आखिर तेरा बेटा तेरे लिए बहू लेकर आया है। अरे कैसी बहू विमला बहन? अरे बिन फेरों की भी कोई बहू होती है? क्या ज़माना आ गया है, 2-4 कागज़ों पर दस्तखत करो और पति पत्नी बन जाओ। अब जैसा भी है यही ज़माना है और हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। समझौता तो करना पड़ेगा ना शर्मिला बहन। ऐसा कैसे विमला बहन समझौता कर लूँ? शर्मिला नाम है मेरा। 1 हफ्ते के अंदर ही इस रेखा नाम की मुसीबत को अपने घर से चलता ना किया ना तो मेरा नाम शर्मिला से बदलकर बेशर्मिला रख देना। ये सुनकर विमला वहाँ से चली जाती है। शर्मिला रेखा को परेशान करने की कोई भी कसर हाथ से नहीं जाने देती थी, लेकिन रेखा सब कुछ प्यार से सह लिया करती। ऐसे ही एक दिन रेखा शर्मिला के लिए चाय लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। शर्मिला रेखा की बात को सुनकर चाय पीती है और चाय पीते ही उगल देती है और चाय के कप को ज़मीन पर पटक कर कहती है, हाय हाय, मेरे तो नसीब ही फूट गए। मेरा बेटा भी घर में किस पनौती को ले आया है? ये कैसी चाय बनाई है रेखा तूने? मुझे तो तुझे अपनी बहू बोलना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिन फेरों की भी कोई बहू होती है? ना इस चाय के अंदर चीनी है ना दूध। ऐसा लग रहा है मानो उबला हुआ पानी कप के अंदर भर कर ले आई हो। माँ जी, अगर आपको चाय पसंद नहीं आई है तो मैं आपके लिए दोबारा बना कर लाती हूँ। हाँ, इस घर में राशन तो तेरा बाप ला कर भरता है ना, जो बेकार में मेरे घर का राशन फूकने पर लगी है। चुपचाप जा यहाँ से और घर के बाकी काम कर। शर्मिला ये बोलकर रेखा को धुतकार कर वहाँ से भगा देती है। रोते हुए रेखा घर का सारा काम करती है। वो अपनी मांग में सिंदूर भी लगाती और गले में मंगलसूत्र भी पहना करती, लेकिन फिर भी शर्मिला उसे बहू होने का दर्जा देती ही नहीं। ना ही उसने उसकी मुँह दिखाई करवाई थी और ना ही उसे नातेदारी में किसी से मिलवाया था। ऐसे ही एक दिन शर्मिला अपने मन में सोचती है, बहुत दिन हो गए हैं इस आफत को झेलते हुए, मुझे इसका कोई पक्का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। शर्मिला इतना बोलती है जिसके बाद वो अपनी बहू को अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है, रेखा, माना कि मेरा बेटा तुझे बिन फेरों की मेरी बहू बना कर ले आया है, लेकिन अब ले ही आया है तो तुझे आस पड़ोस वालों से तो मिलवाना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैंने कल शाम को तेरी मुंह दिखाई रखी है। अच्छे से तैयार हो जाना। रेखा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एक उम्मीद होती है कि उसकी सास ने उसे माफ़ कर दिया है। वो खुशी से कहती है, जी जी माँ जी, आप परेशान मत होइए। मैं आपकी नाक बिल्कुल भी नीची नहीं होने दूंगी। मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी और सब यही कहेंगे कि आपकी बहू बहुत अच्छी है।
अगर तुझ में इतनी ही शर्म लिहाज होती तो मेरे बेटे को फंसा कर मेरे घर की जबरदस्ती बहू नहीं बन जाती। रेखा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रेखा अपनी मुंह दिखाई की तैयारियों में लग जाती है। वो पहले पूरे घर को अच्छे से सजाती है और उसके बाद अपने आप को। अगले दिन जब आस पड़ोस की कुछ औरतें रेखा को देखने के लिए आती है तो शर्मिला बातों बातों में सबके आगे कहती है, लो देख लो मेरी बिन फेरों वाली बहू को। आजकल भी क्या ज़माना आ गया है, लड़कियों को माँ बाप की इज्जत करना आता ही कहाँ है। अगर अच्छे घर की बेटी होती तो कभी भी अपने माँ बाप की नाक कटवा कर ऐसे मेरे बेटे से काट मैरिज नहीं करती। शर्मिला क्यों बुराई कर रही है अपनी बहू की? अब जो है जैसी है तो तेरे घर की ही इज्जत ना। हाँ हाँ, अब किया भी क्या जा सकता है। इसको कुछ बोलूँगी तो फिर बेटा भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगता है। सभी औरतों के सामने शर्मिला अपनी बहू रेखा को बहुत ज़्यादा जलील करती है, जिसके बाद रेखा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो तब भी अपनी सास को कुछ नहीं कहती। सब औरतें वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं और एक दिन शर्मिला खुद से कहती है, बस बहुत हो गया, ये तो मेरे बेटे से ऐसे चिपक गई है जैसे किसी कागज़ में गोंद चिपक जाता है। घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ तो ऐसा करना होगा कि इसके हाथ पैर टूट जाए और ये अपने आप यहाँ से 9 2 11 हो जाए। शर्मिला इतना बोलती है और उसके बाद एक दिन जब रेखा छत पर कपड़े सुखाने गई होती है तो शर्मिला सीढ़ियों पर बहुत सारे कंचे गिरा देती है ताकि रेखा सीढ़ियों से उतरे तो कंचों की वजह से उसका पैर फिसले और वो गिर जाए। लेकिन शर्मिला की चाल उल्टी पड़ जाती है। वो सीढ़ियों पर कंचे रख देती है, पर गलती से कुछ कंचे उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं और कंचों को उठाते हुए उसका पैर एक कंचे के ऊपर पड़ता है और वो इतने ज़ोर से गिरती है कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। रेखा अपनी सास के गिरने की आवाज़ सुनकर नीचे आती है और तुरंत ही उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर शर्मिला के पैर पर प्लास्टर कर देता है और उसके बाद रेखा भी शर्मिला की खूब सेवा करती है। और ये सब होते देखकर शर्मिला अपने मन में कहती है, भले ही मेरी बहू बिन फेरों वाली बहू हो, लेकिन उसने वो सारे फ़र्ज़ निभाए हैं जो कि एक बहू को निभाने चाहिए। मैं ही पागल थी जो अपनी बहू की कदर समझ नहीं पाई। शर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और 10 दिन के प्लास्टर के बाद शर्मिला का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो शर्मिला अपने घर में एक पंडित को बुलाती है और उस पंडित को देखकर अरुण और रेखा हॉल में आते हैं। तब अरुण कहता है, माँ, आपने घर में पंडित को क्यों बुलाया है? बेटा तेरी शादी करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने घर में पंडित को बुलाया है। माँ, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि रेखा मेरी पत्नी है और मैं उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैंने पंडित जी को रेखा की शादी के लिए ही बुलाया है। मैं इतने महीने से इसे यही ताना देती रही कि ये बिन फेरों की बहू है, पर इसने एक बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी होने के भी सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों सभी रस्म और रिवाज़ों के साथ दोबारा से एक बार शादी के बंधन में बन जाओ। तू भी मुझे माफ़ कर दे बहू, मैं आज तक तेरी कदर समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आप माफ़ी मत मांगे, आप मेरी माँ के समान हैं। मेरे माँ बाप को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है, अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ के रूप में ही देखा है। शर्मिला माफ़ी मांगती है और रेखा भी उसे दिल से माफ़ कर देती है, जिसके कुछ दिनों के बाद पंडित जी अच्छा सा मुहूर्त बताते हैं और शर्मिला अपने बेटे अरुण और रेखा की दोबारा से शादी करवाती है। और उसके बाद रेखा के सर से भी बिना फेरों की बहू होने का कलंक हट जाता है। तेरी शादी होने वाली है अगले महीने, ये बस्ता उठाकर कॉलेज जाना बंद कर दे अब। अरे कैसी बात कर रही हो, अभी उसकी उम्र ही क्या है। इतनी जल्दी शादी करने का फैसला मैं नहीं लेने वाला। फैसला लेने के लिए तुम्हें कहा किसने है? अरे मैंने कह दी शादी है तो है अगले महीने। बेचारी अमिता करती भी तो क्या, छोटी सी उम्र में बन जाती है अपने से 2 गुने उम्र के आदमी की बीवी। शादी के बाद देर रात पति घर आता है। खाना लगाओ, भूख लग रही है। अमिता खाना लगाती है। ये क्या बनाया है? वो सारा खाना फेंक देता है। कर्म ही खराब थे जो इतनी कम उम्र के लड़के से शादी करा दी।
तभी वहाँ अमिता की सास आ जाती है। अरे हमें क्या पता था कि ये इतनी कामकाज में ढीली है। इसकी माँ ने तो कहा था रॉकेट की स्पीड से काम करती है। अमिता को आए दिन ससुराल में ताने, गालियां और कभी कभी तो मार भी पड़ती। सुन जा, अपनी माँ को बोल 50,000 रुपए भेजे, फ्री में नहीं रखना है तुझे। अरे मेरी एक आंख का ऑपरेशन भी तो करवाना है। अमिता को सास घर से निकाल देती है। अमिता परेशान होकर मायके की ओर जाती है। वो घर तो पहुंचती है लेकिन वहाँ ताला लगा है। अरे अमिता बेटी, क्या हाल बना रखा है तेरे पति ने? कहाँ है वो? अमिता पड़ोसी के सामने रोने लगती है। मुझे नहीं जाना उस घर में चाची। मेरे मम्मी पापा कहाँ है? उन लोगों ने तो ये मकान छोड़ दिया बिटिया। वो लोग तो कहीं और शहर चले गए, तुझे नहीं बताया? अमिता जोर जोर से रोने लगती है। नहीं बताया। ये क्या कर गए माँ पिताजी मेरे साथ? मेरी जिंदगी तो नर्क से भी खराब है। अब मैं क्या करूं? अमिता रोते हुए वहाँ से जा रही होती है कि उसे एक औरत मिलती है। अरे सुनो तो, रो क्यों रही हो? तो क्या करूं? हंसू? अमिता उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। देखो, मेरा सिलाई का काम है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ये काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, खाना और 1 दिन का 100 रुपया भी दूंगी। अमिता कुछ सोचती है और फिर उस औरत के साथ चल देती है। अब क्या था, अमिता की जिंदगी अपने मायके और ससुराल से दूर एक नए सिरे से शुरू होती है। रहना खाना फ्री होने के कारण अमिता रोज का पैसा बचा लेती। वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी। और एक दिन सिलाई सेंटर की एक औरत कहती है, अरे वो साड़ी की कंपनी है ना, वो बिक रही है। पास बैठी अमिता सारी बात सुन रही थी। हाँ हाँ, बिक तो रही है, लेकिन उस बंद पड़ी मनहूस कंपनी को खरीदेगा कौन? तभी तो इतनी सस्ती बिक रही है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। फिर भी कितने की बिक रही है? अरे पूरे 5 लाख में मशीनों के साथ। लेकिन यहाँ कोई लेबर काम नहीं करेगा। पुराने मालिक ने किसी को पैसे ही नहीं दिए। उन लोगों ने कहा है कि जो नया मालिक आएगा वो लोगों को पैसा देगा। 5 लाख। अमिता घर आती है और अपने पैसे गिनती है, पूरे 3 लाख। अमिता सिलाई सेंटर वाली उस औरत के पास जाकर कहती है, चाची मैंने इतने साल की कमाई में ये पैसे जमा किए हैं, पूरे 3 लाख है। वो बंद साड़ी की फैक्ट्री मैं खरीदना चाहती हूँ। अरे अमिता, पागल हो गई हो क्या? वो 5 लाख की बंद मनहूस फैक्ट्री खरीदेगी, फिर लेबर का बकाया पैसा देगी, और वो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन अमिता नहीं मानती। वो उस औरत से कहती है कि वो उस फैक्ट्री को खरीदना चाहती है और खरीद कर ही रहेगी। औरत भी अमिता की मदद कर देती है और फिर अमिता के नाम एक साड़ी फैक्ट्री हो जाती है। शुभारंभ वाले दिन अमिता लेबर से कहती है, मैं इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करना चाहती हूँ। आप लोग इसमें माहिर हैं। मैं नहीं जानती कि पहले वाला मालिक के काम करने का क्या तरीका था, लेकिन मैं अपनी योजनाओं के साथ आई हूँ। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ 3 महीने में आप लोगों के पैसे ब्याज सहित आप लोगों को दे दूंगी। और ये क्या बात होती है? हम सारा दिन फिर से काम करें और पैसे ना मिले तो हम खाएंगे क्या? सिर्फ 3 महीने की बात है। वैसे भी आप लोग बिना काम के यहाँ नए मालिक के इंतजार में बैठे ही थे। मैं काम करना चाहती हूँ और 3 महीने में सारे पैसे देने का वादा भी करती हूँ। लेबर आपस में सलाह करते हैं और अमिता की बात मान लेते हैं। सिलाई सेंटर से मशीन, सिलाई और कपड़े के ज्ञान में माहिर हो चुकी अमिता सभी के साथ मिलकर खुद काम करती। शहर और दूसरे शहरों में घूम घूम कर साड़ी का डिजाइन दिखाती और ऑर्डर लेती। अमिता को कई जगह से ऑर्डर आ जाते हैं। कई लोग उसके काम को सराहते तो कई आलोचना भी करते। अरे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ तू कहाँ टिकेगी? लाओ दिखाओ कैसी साड़ी बना रही है तुम्हारी फैक्ट्री। अमिता उन लोगों को साड़ी के डिजाइन दिखाती है कि तभी वहाँ व्यापारी की बीवी आ जाती है। हाय रे, कितनी प्यारी साड़ी है ये, बड़ी महंगी लगती है। मेरे लिए ले लो ना जी, और हाँ अपनी दुकान में भी रख लो इसे, बहुत बिकेगी मैं कहती हूँ। अमिता मुस्कुराती है, अरे सेठ जी, बड़े बड़े व्यापारियों से नहीं पर अच्छी डिजाइन और क्वालिटी से बाजार में चलती है। अब बताओ कितने का ऑर्डर है आपका? धीरे धीरे अमिता का आत्मविश्वास और बढ़ता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए वो खुद लेबर्स के साथ मिलकर सारा दिन सारी रात काम करती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब अमिता को लेबर को पैसे देने होते हैं। मैं आप लोगों से 3 महीने बाद आज के दिन ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने जितने पैसे देने की आपसे बात की थी उतने मैं नहीं दे सकती। हम लोग जानते थे कि पर आपकी कंपनी तो फायदे में है, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं देंगी?
मतलब आप लोगों के बकाया पैसे, ये 3 महीने के पैसे और ब्याज के साथ मैं आप लोगों को 10% का मुनाफा भी दूंगी। सभी खुश हो जाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन दिन रात आप लोगों के साथ काम करके मुझे आप लोगों में ही अपना परिवार दिखता है। अमिता की फोटो पेपर में छपती है। उसके बिजनेस मॉडल को पढ़ने के लिए कई बच्चे भी उसका इंटरव्यू करते हैं। अब अमिता 1 से 2 और 2 से 4 फैक्ट्री खोलकर देश में बड़ा नाम कमाती है। आधुनिक या मॉडर्न होना हमेशा गलत ही नहीं होता, सिखाती है हमारी आज की बहू सरला। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? अरे बहू, ये मट्टी का है ना घर, तो लीपना पड़ता है। तुम तो आई हो पक्के मकान से, तो ये सब तो पता नहीं होगा ना। माँ जी, मैंने कल घर में मिस्त्री को बुला लिया है। वो हम लोगों के घर में भी टाइल्स लगा देगा। वो क्या है ना, वक्त की बचत होगी। वाह जी वाह, सास से पूछे बिना मिस्त्री भी बुला लिए। अरे मिट्टी के मकान ठंडे होते हैं, और करना ही क्या है, घर का काम ही तो। नहीं माँ जी, ये वक्त खराब करते हैं। इस बचे वक्त में आप कोई दूसरा काम कर सकती हैं जो ज्यादा जरूरी हो। अगले रोज घर की फर्श पक्की बन जाती है। घर सुंदर, सलीकेदार और चमकदार लगता है। देखिए माँ जी, कैसे पहले आप घंटों मिट्टी घोला करती थी, लीपा करती थी, घर को सुखाया करती थी। अब बस एक पोछा मारो और घर साफ। बात तो ठीक है बहू, पर अब मैं क्या करूं? चलो जाकर पापड़ ही बना लेती हूँ। और क्या, वक्त भी है, थोड़े और पापड़ बना लीजिए, और अचार भी। सास को लगता है कि बहू को अचार पापड़ खाने का शौक है। वो ढेर सारे अचार पापड़ बना लेती है। अगले रोज, अरे सरला, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, धोए नहीं क्या? अरे ला, मुझे दे, धो देती हूँ। हाथ से रगड़ रगड़ कर साफ करती हूँ। बहू से तो कुछ होगा नहीं, वो क्या है ना, मॉडर्न घर से आई है। कैसी बात कर रही है माँ जी? ये पापा ने जो कपड़े धोने की मशीन दी है ना, इसी में धो लिए हैं मैंने सारे कपड़े, सूख भी गए हैं। अरे तो अब मैं क्या करूं? अब ये काम भी नहीं करना है तो? वो क्या है ना माँ जी, आप बस ये लीजिए पन्नियाँ, इसकी स्टेपलर की मदद से छोटे छोटे पैकेट बना लीजिए। सास को समझ में नहीं आता कि बहू क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी अब हाथ से रगड़ रगड़ कर कपड़ों को साफ करने से तो अच्छा है ना कि खटिया में बैठकर टिचिक टिचिक स्टेपलर चलाए। क्या बात है माँ, बहुत वक्त के बाद तेरे साथ बैठकर खाना खा रहा हूँ, वरना तो तू हमेशा बिजी रहती है। अरे अब क्या करें, तेरी बहू ने बिठा दिया है, ना खुद कुछ काम करती है ना करने देती है। अरे मजे करना माँ बहू के राज में, दुनिया आराम के लिए ही तो तरसती है। हाँ बेटा हाँ, तेरी माँ रही 1 नंबर की गंवार, मॉडर्न बीवी आ गई है, 4 पैसे भी कमाती है, तो उसी की ही बोली बोलेगा ना तू। अरे क्या माँ, तू कमाती नहीं तो क्या मैं तेरी इज्जत नहीं करूँगा? कैसी बात कर रही है? अरे बेटा, यही नियम है जमाने का। पैसा जो कमा रहा है वो राजा, बाकी सब प्रजा। बेटा ऑफिस चला जाता है। बहू छत से सारे अचार पापड़ लाकर उसे उस पैकेट में डाल देती है जो सास ने बनाए थे। अरे ये क्या अपने रिश्तेदारों के लिए बनवाए थे पापड़ और अचार? बहू कुछ नहीं कहती। स्मार्टफोन से सास की एक फोटो खींचकर उसकी छोटे छोटे पोस्टर प्रिंट कर लेती है, फिर उसे सभी पैकेट के ऊपर लगा देती है। माँ जी, ये लीजिए, आपकी ये सारे पापड़ अचार मैंने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया में अपलोड कर दिए हैं। अब ये सारे मार्केट में जिन्हें चाहिए वो खरीद लेंगे। सास खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके अचार पापड़ घर बैठे ही ना सिर्फ बिकते हैं, उनके पास पैसे भी आते हैं। अरे सही कहा था बहू, कहाँ मैं घर का आंगन लीपना और हाथों से कपड़े धोने में वक्त लगा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं घर बैठे भी पैसे कमा सकती हूँ। जी माँ जी, हमेशा मॉडर्न होना गलत नहीं होता। कई काम ऐसे होते हैं जो औरतों को अपने लिए भी करने चाहिए, लेकिन घर के कामों के कारण वो वक्त नहीं निकाल पाती और वहीं की वहीं रह जाती है। जिस मोहल्ले में सरला का मकान था, वहाँ के कई बच्चे पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे। एक रोज उन लोगों के घर एक पड़ोसन आती है। अरे सरला की सास, जरा सरला को तो बुला दो। अरे क्यों बुला दें?
अरे वो पढ़ी लिखी है, मोहल्ले के बच्चों को 1 घंटा भी पढ़ा देगी तो बच्चों को कुछ तो शिक्षा मिलेगी, नहीं तो अपने माता पिता की तरह रोजगार के लिए परेशान रहेंगे। अरे नहीं नहीं, वो पढ़ाने जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ना बाबा ना, वैसे भी आजकल की बहुओं के नाटक बहुत होते हैं, थोड़ा सा बाहर का किया नहीं कि थक जाती है। पड़ोसन वहां से चली जाती है और सरला भी सोचती रहती है कि सास के सामने क्या कहे, लेकिन उसे एक आइडिया आता है। वो सास को कहती है, माँ जी जरा मेरे साथ बाजार तक चलिए ना, थोड़ा काम है। हाँ हाँ चल, घूमने के नाम पर तो मैं उस्ताद थी, अब तो क्या है कि पैसे भी है। हाँ वही तो, अब तो आप कमाओ बन गई है। चलिए बहू को साड़ी ही दिलवा दीजिए। हाँ हाँ चल, कंजूस नहीं हूँ मैं, दिलाती हूँ साड़ी अच्छी वाली। बहू सास के साथ मार्केट की ओर निकलती है और सास से कहती है, कितना अच्छा लगता है ना माँ जी, जब अपने पैसे से किसी की जरूरत को पूरा करो तो। हाँ बहू, हमेशा दूसरों पर डिपेंड रही, लेकिन आज तुझे लेकर जा रही हूँ ना, तो सच बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट में सास जैसे ही पहुंचती है, कुछ औरतें उन्हें घेर लेती हैं। अरे वो ऑनलाइन अचार पापड़ आप ही बनाती है ना? सास की खुशी तो 2 गुनी हो जाती है। हाँ हाँ मैं ही हूँ जी, मैं ही हूँ। हाँ हाँ, हमेशा दूर से आपकी फोटो देखी, लेकिन आज पहली बार सामने से देखने का मौका मिल रहा है। आपके हाथ में गजब का स्वाद है। मेरे पति की माँ नहीं है, लेकिन जब वो आपके हाथ का अचार खाते हैं ना, तो उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। आप शुद्ध घर का बना सामान बेचती हैं, लोगों की हेल्थ दुआ देती है आपको। सास का सीना मानो गर्व से और फूल जाता है। वो बहू की ओर मुस्कुराकर देखती है। चल बहू साड़ी ले ले, मैं तो कहती हूँ 1 नहीं 2 ले ले। नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, आप एक ही दिला दे। सास बहू शॉपिंग करके घर आती हैं। सास सारी बात अपने बेटे को बताती है। वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर औरत को अपनी पहचान बनानी ही चाहिए। चूल्हे चौके के साथ खुद के लिए भी जिम्मेदारी होती है। और कमाल की बात है, सासू माँ की तारीफ करने वाली सारी औरतें ही थी, वरना आज के दौर में औरतें खुद भले ही आगे बढ़े, लेकिन अपने आगे किसी को नहीं जाने देना चाहती। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है सरला, तुमने ही तो माँ को ये लाइन दी कि आज मेरी माँ की जेब भरी रहती है। जो माँ मुझसे हर बात पर पैसे मांगती, आज उल्टा मेरी मदद कर रही है घर चलाने में। सास को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वो बहू का हाथ पकड़कर उसे बिठाती है। बहू ये बात सही कही, औरतों को ही औरतों का साथ देना चाहिए। तू मॉडर्न थी तो तूने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, वरना मैं तो उसी पुरानी दुनिया में जीती रहती। तू भी कल से बाहर निकल, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा और अपनी पहचान बना। मैं हूं तेरे साथ।